ऑल ऑफ यू बच्चों, टॉपिक चलेगा आधुनिक भारत का इतिहास बीए पार्ट थर्ड ईयर। बीए पार्ट थर्ड और बीए पार्ट थर्ड में आज का जो टॉपिक रहेगा वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त रहेगा बच्चों। रैयतवाड़ी बंदोबस्त पर आज हम बात करेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास में टॉपिक चल रहा है हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासनिक व्यवस्था में हम तीन चीज़ों को देख रहे हैं: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। यहाँ रैयतवाड़ी बंदोबस्त हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो सिस्टम था और उस सिस्टम में हमने देखा सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त। कौन सा बंदोबस्त बच्चों? स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किसानों के साथ एक समझौता किया जाता है और इसी समझौते को आधुनिक भारत के इतिहास में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था और ये इसके संस्थापक लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके संस्थापक माने जाते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन है बच्चों? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं और ये स्थायी बंदोबस्त के संस्थापक माने जाते हैं। यहाँ स्थायी बंदोबस्त का मैंने आपको बताया था सूर्यास्त का नियम होता है। सूर्य जब उदय होता है और सूर्य जब अस्त होता है बच्चों, उगते हुए सूर्य और अस्त होते हुए सूर्य का जो सिद्धांत लागू होता है वो स्थायी बंदोबस्त में लागू होता है। स्थायी बंदोबस्त का पूरे डिटेल से हमने इसके गुणों की बात की थी। स्थायी बंदोबस्त के हमने दोष भी देखे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फ़ायदा होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या क्या फ़ायदा होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन कौन से नुकसान होते हैं, इन चीज़ों की हमने पूरे डिटेल से बात की थी। हम आपसे रूबरू हुए थे बच्चों। यहाँ हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त हमने देख लिया है। इसी से मिलता जुलता रैयतवाड़ी बंदोबस्त इसी समय काल के अंदर भारत के दक्षिण भाग में महाराष्ट्र में और दक्षिण भाग में मद्रास में, दक्षिण भाग में महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बम्बई क्षेत्र में और मद्रास क्षेत्र में एक नई व्यवस्था लागू की जाती है और इस नई व्यवस्था को आधुनिक भारत के इतिहास में रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। कौन सी व्यवस्था कहा जाता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। यहाँ बच्चों मैं आपको ये बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ या मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर रैयत शब्द का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर रैयत शब्द का अर्थ क्या होता है? रैयत शब्द का अर्थ होता है किसान। रैयत शब्द का अर्थ क्या होता है? किसान होता है। रैयतवाड़ी योजना जो है वो कितनी प्रकार से, किन चीज़ों से मिलकर बनी है बच्चों? रैयतवाड़ी सिस्टम जिस प्रकार से स्थायी बंदोबस्त जो था उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, उसमें 3 बिंदु जो थे बच्चों वो हमारे सामने निकल कर आए थे। कितने बिंदु निकल कर आए थे? 3 बिंदु निकल कर आए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला बिंदु क्या होता है बच्चों? दूसरा कौन सा होता है? तीसरा कौन सा होता है? पहले नंबर पे मैंने आपको ये बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी होती है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पर जमींदारी होती है। तीसरे नंबर पर किसान होता है। और इस प्रकार मैंने आपको 3 जो है बिंदु बताए थे। कितने बिंदु बताए थे? 3 बिंदु बताए थे, पहला, दूसरा, तीसरा स्थायी बंदोबस्त में।
उसमें एक योजना होती है, उसमें एक सिस्टम होता है, और यही सिस्टम अब मैं आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था में बताने जा रहा हूँ। रैयतवाड़ी व्यवस्था में बताने जा रहा हूँ। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर कितने 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 लोगों की भूमिका होती है। जिस प्रकार स्थायी बंदोबस्त में 3 प्रकार के लोगों की भूमिका होती है, उसी प्रकार रैयतवाड़ी व्यवस्था में 2 प्रकार के लोगों की भूमिका होती है। और रैयतवाड़ी सिस्टम, यहाँ बोर्ड पे सभी लोग ध्यान दे रहे हैं। यहाँ देखिए, रैयत शब्द का अभी बच्चों मैंने आपको ये बताया है, रैयत शब्द का अर्थ होता है किसान। यहाँ रैयतवाड़ी है, और रैयतवाड़ी सिस्टम जो है, सिस्टम यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में मुख्य रूप से पहला नंबर पे कौन है? EIC है यहाँ पे। और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पर यहाँ पहले नंबर पे EIC है, और दूसरे नंबर पे डायरेक्टली कौन है? किसान होते हैं। कौन होते हैं? किसान होते हैं। यहाँ सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रैयतवाड़ी सिस्टम है, इसका संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक मुनरो है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का संस्थापक कौन है? मुनरो है। और ये जब भारत के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, उसी समय मुनरो ने यहाँ पर 1792 ईस्वी में मद्रास, जिसको वर्तमान काल में बच्चों चेन्नई कहा जाता है, ये मद्रास जिसको वर्तमान काल में चेन्नई कहा जाता है, 1792 के अंदर गवर्नर मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को भारत में स्थापित किया है। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं आपको यहाँ रैयतवाड़ी का सिस्टम बता रहा हूँ, और आप अपने दिमाग में इस चीज़ को पूरी तरह से बैठा लिए हैं कि यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी है और यहाँ दूसरी तरफ किसान है। आपको ये अच्छी तरह से पता है कि स्थायी बंदोबस्त में तीन भाग होते हैं। पहला भाग ईस्ट इंडिया कंपनी होता है, दूसरा भाग जमींदार होता है, और तीसरा भाग किसान होता है। अब उसी से तुलना करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था में आप ये देख रहे हैं, पहला भाग EIC है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, और दूसरा भाग किसान है। यहाँ जमींदार का कोई काम नहीं होता है। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अब प्रत्यक्ष रूप से किसान के पास जाएंगे, और किसान के जो खेती कर रहा है, जहाँ फसल का उत्पादन हो रहा है, वहाँ उसकी अनुमानित आय का आधा भाग, आधा भाग भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाएगा। किसके रूप में वसूल किया जाएगा? भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाएगा। कितना भाग किया जाएगा? आधा, 1/2 भाग वसूल किया जाएगा। और ये मुनरो कर्नल रीड के साथ, यहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था का संस्थापक कौन है? मुनरो है। और मुनरो किसके साथ मिलकर? कर्नल रीड के साथ मिलकर यहाँ कितना 1/2 भाग पर खेती की अनुमानित आय का 1/2 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी में जमा होगा। कहाँ पर जमा होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी में जमा होगा। यहाँ रैयतवाड़ी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। रैयतवाड़ी सिस्टम में ईस्ट इंडिया कंपनी है और दूसरी तरफ किसान है। यहाँ मुनरो है। मुनरो कर्नल रीड के साथ आए, और रीड के साथ आने के बाद अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुनरो कर्नल रीड के साथ मिलकर
खेती की जो उपज है उसका उत्पादन के अनुमानित आय का 1/2 भाग भू राजस्व के रूप में किसके पास में जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में जाता है। यहाँ रैयतवाड़ी सिस्टम में बच्चों दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट रखी है। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी है और यहाँ किसान है, और इनका संबंध कैसा संबंध है? इनका डायरेक्टली संबंध है, बिल्कुल सीधा संबंध है। इनमें बीच में इंटरफेयर करने वाला कोई व्यक्ति नहीं आएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संस्थापक कौन होते हैं? रैयतवाड़ी व्यवस्था के संस्थापक मुनरो होते हैं। कौन होते हैं? मुनरो होते हैं। और यहाँ स्थायी बंदोबस्त के संस्थापक कौन होते हैं? स्थायी बंदोबस्त के संस्थापक लॉर्ड कॉर्नवालिस होते हैं। यहाँ सूर्यास्त का नियम कौन से सिस्टम में होता है? स्थायी बंदोबस्त में सूर्यास्त का सिस्टम लागू होता है। यहाँ सूर्यास्त का नियम किस में लागू होता है? स्थायी बंदोबस्त में सूर्यास्त का सिस्टम लागू होता है बच्चों। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ अंग्रेजों और किसानों का सीधा संबंध होता है। ऐसा सिस्टम कौन सा था? ऐसी व्यवस्था कौन सी थी जिसमें अंग्रेजों का और किसानों का सीधा संबंध होता था? वो सिस्टम कौन सा है बच्चों? वो सिस्टम रैयतवाड़ी व्यवस्था होती है। यहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था में ईस्ट इंडिया कंपनी है और दूसरी तरफ किसान है। दूसरी तरफ कौन है? किसान है। यहाँ 1792 ईस्वी के अंदर अभी मैंने बताया था, बारामहल जिले के अंदर बच्चों स्थान कौन सा रहेगा? यहाँ स्थान है बारामहल। कौन सा महल? बारामहल जिले में सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया जाता है। सबसे पहले बारामहल जिले में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया जाता है। और रैयतवाड़ी जो ये व्यवस्था है, रैयतवाड़ी जिस प्रकार से हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त को देखा बच्चों, जिस प्रकार से हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त को हमने देखा, उसी प्रकार हम रैयतवाड़ी सिस्टम को देख रहे हैं। स्थायी बंदोबस्त कितने साल के लिए भारत में लागू किया जाता है? स्थायी बंदोबस्त भारत में 10 साल के लिए लागू किया जाता है। उसी प्रकार रैयतवाड़ी सिस्टम भी भारत में 10 वर्ष के लिए लागू किया जाएगा। रैयतवाड़ी जो सिस्टम है उसका समय काल क्या रहेगा? समय काल 10 वर्ष रहता है। कितना रहता है? 10 वर्ष समय काल रहता है। कितना समय काल रहता है? 10 वर्ष समय काल रहता है। यहाँ देखिए बच्चों 10 साल समय काल रहेगा। मुनरो ने मुनरो जो है बच्चों, उन्होंने बाद में उपज की अनुमानित आय में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। कहने का मतलब जहाँ अलग अलग स्थानों पर अलग अलग उपज के आधार पर जो व्यवस्था मुनरो ने ये एक नया परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन किया कि अलग अलग जगह अलग अलग फसल का उत्पादन, उसके आधार पर अनुमानित आय का 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाता है। मुनरो ने ये कहा कि उपज का 3 भाग, मुनरो ने क्या कहा बच्चों? भू राजस्व का कितना? 1/3 भाग, यानी तीसरा भाग ईस्ट इंडिया कंपनी में जाकर शामिल होगा। कौन? मुनरो ये कह रहे हैं कि जहाँ किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फसल या उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, किसी जगह
पानी की कमी या सिंचाई की कमी की वजह से बहुत कम उत्पादन होता है। ऐसे सिस्टम में, ऐसी व्यवस्था में अलग अलग जगह भू राजस्व की लगान अलग अलग निश्चित की गई, अलग अलग निश्चित की गई। यहाँ उपज का कितना भाग है? उपज का तीसरा भाग। कितना भाग है? तीसरा भाग है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में यहाँ रैयतवाड़ी सिस्टम है, ईस्ट इंडिया कंपनी है और इधर किसान है। यहाँ हम रैयतवाड़ी बंदोबस्त का टॉपिक देख रहे हैं बच्चों। बार बार मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? आधुनिक भारत के इतिहास में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार या लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त है और इधर ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त है। भू राजस्व व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। हम इतिहास को गहराई से और समझ रहे हैं ताकि हम उसके सामान्य जानकारी में उतर सकें, और जब तक हम गहराई में नहीं जाएंगे तब तक हम इतिहास की सामान्य जानकारी को हासिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों यहाँ हम रैयतवाड़ी सिस्टम का एक एक जो है इसकी व्यवस्था को, इसके समय काल कितना था, इसमें कौन से लोगों की भूमिका होती है, इन सब चीज़ों का विस्तार से यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। और आप भी मेरी बात को बड़े ध्यान से और तल्लीनता से मेरी बात को सुन रहे हो बच्चों। यहाँ अब आपको समझ में आ रहा है, पहले यहाँ स्थायी बंदोबस्त होता था, अब यहाँ उसी समय काल में दक्षिण भारत में दक्कन पठार के पास यहाँ सबसे पहले 12 महल ज़िले में रैयतवाड़ी सिस्टम को लागू किया जाता है, मद्रास में लागू किया जाता है और ये सीधा अंग्रेज़ों और किसानों के बीच में सीधा संबंध होगा। अब बच्चों किसान जमींदार को भू राजस्व नहीं देगा, जमींदार को भू राजस्व नहीं देगा। अब किसान सीधा भू राजस्व किनको देगा? अब सीधा अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भू राजस्व प्रदान करेगा। भू राजस्व प्रदान करेगा किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान करेगा और इससे किसानों को भी फ़ायदा होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी फ़ायदा होगा। ये मैं कह रहा हूँ बच्चों कि प्रारंभिक अवस्था में जब हम कोई भी नया काम करते हैं तो हमें फ़ायदा होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रारंभिक अवस्था में फ़ायदा हुआ बाद में भी हमें फ़ायदा होता रहेगा। बाद में भी कई बार होता है फ़ायदा, हमारी प्लानिंग अच्छी होती है, हमारी योजना अच्छी होती है, बाद में भी हमको फ़ायदा होता है। लेकिन हम उस दौर की बात कर रहे थे जिस दौर में शोषण का इतिहास चल रहा था, फूट डालो राज करो की नीति चल रही थी, जहां अंग्रेज़ अपना स्वार्थ देख रहे थे, जहां अंग्रेज़ केवल अपनी जेब भर रहे थे, जहां केवल किसानों के हितों की बात नहीं की जा रही थी, किसानों के बच्चों की शिक्षा की बात नहीं की जा रही थी, जहां किसानों के लिए कोई प्रकार की विशेषताएं नहीं थी, जहां किसानों का अत्याचार किया जाता था, जहां किसानों का शोषण किया जाता था। ऐसे जीवन काल में जहां पृथ्वी के दूसरे छोर से महारानी विक्टोरिया के अनुसार भारत के लोगों को एक तुच्छ लोग कहा गया था और यहाँ अब अंग्रेज़ शासन करने आ गए थे। भारत के लोगों को कुछ नहीं आता है, भारत के लोग कुछ नहीं जानते हैं, ये अंग्रेज़ कहते थे। और अंग्रेज़ों ने अपने अनुसार यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ न्यायिक व्यवस्था, यहाँ सामाजिक व्यवस्था, यहाँ आर्थिक व्यवस्था, पूरे सिस्टम में अब बदलाव हो जाता है। और ये बदलाव जो किया जाता है बच्चों, यही परिवर्तन और यही इतिहास जो पल पल बदल रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, इसी इतिहास को हम गहराई से समझ रहे हैं। और इसी गहराई में धीरे धीरे हम इस गहराई में इतने गहरे उतर जाएंगे कि हमें प्रत्येक चीज़ की सामान्य जानकारी हो जाती है और हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, हमारी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और जब हमारी मंजिल हमें प्राप्त हो जाएगी तब हमारी जो चाहत जो होती है, हमारी जो इच्छा जो होती है,
वो समाप्त हो जाती है बच्चों। यहाँ देखिए रैयतवाड़ी सिस्टम है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, यहाँ ये किसानों के साथ यहाँ 12 महल मैंने आपको बताया। पहले नंबर पे EIC, दूसरे नंबर पे किसान आता है, तीसरे नंबर पे 12 महल आता है, 4 नंबर पे 1792 की बात की थी हमने 5 नंबर पे कर्नल रीड की बात की थी हमने। फिर 6 नंबर पर हमने यहाँ समय काल की बात की थी। समय काल रैयतवाड़ी का 10 वर्ष होता है। समय काल के बाद हमने मुंडरों के उपज का तीसरा भाग, तिहाई भाग की हमने बात की थी। और ये व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये 30 साल तक चलती है। ये कितने समय काल तक चलती रहती है? ये रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने समय काल तक चलती रहेगी? 30 वर्षों तक चलती रहती है। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के दक्षिण भारत के अंदर इस व्यवस्था को लागू किया जाता है। और बम्बई राजस्व व्यवस्था में, यहाँ बम्बई राजस्व या बम्बई में जो भू राजस्व व्यवस्था है और बम्बई की जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है बच्चों, वहाँ एल्फिंस्टन का नाम सभी बच्चे एल्फिंस्टन का नाम सुने हैं। और जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो अच्छी तरह से एल्फिंस्टन से परिचित हैं। एल्फिंस्टन 1819 से 1819 से 1827 तक ये बम्बई के क्या रहे थे बच्चों? ये बम्बई के गवर्नर रहे हैं। ये बम्बई के गवर्नर रहे होते हैं। और एल्फिंस्टन ने बम्बई के अंदर एक सिस्टम चलाया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था स्थापित की थी। कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था कहाँ पर? बम्बई में। एल्फिंस्टन ने, समय काल क्या रहेगा इनका? 1819 से लेकर 1827 तक इनका समय काल रहता है। और बम्बई में रैयतवाड़ी सिस्टम को शुरू करने वाले कौन है? एल्फिंस्टन है। कौन है बच्चों? एल्फिंस्टन है। यहाँ एल्फिंस्टन के बाद यही बम्बई में 1821 से समय काल क्या रहेगा? 1821 से 22 तक यहाँ चैपलिन ये नया नाम आता है। चैपलिन एक नया नाम है बच्चों। और ये कमिश्नर की तरह होते हैं। भू राजस्व, जो किसानों से जो भू राजस्व लेकर जो लाया जाता है, और किसानों से जो भू राजस्व लाया जाता है और वो ईस्ट इंडिया कंपनी में जमा किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी में वो जमा किया जाता है। यही भू राजस्व व्यवस्था के अधीक्षक जो पोस्ट पर जो होते हैं, वो पोस्ट पे चैपलिन होते हैं। और कहाँ? बम्बई में ये होते हैं चैपलिन। ये 1821 से 22 तक इनको जो है सर्वेक्षण का अधिकारी बनाया जाता है। अधीक्षक के पद पर इनको नियुक्त किया जाता है। इसके बाद में एक और नाम आता है बच्चों, और वो नाम है प्रिंगल। क्या नाम आता है? प्रिंगल नाम आता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रिंगल, इनको भी अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। ये ज़मीन का सर्वेक्षण करने जाते हैं बम्बई के अंदर। जो किसानों के पास जो ज़मीन होती है, पट्टा कितना होता है उनके पास 500 गज है, बीघा कितनी ज़मीन है, ज़मीन की लंबाई चौड़ाई, ज़मीन का नाप किया जाता है। ये देखा जाता है कि 6 महीने में, 4 महीने में इस किसान के पास में, ये जो किसान है जिसका ये ज़मीन है, जो पंजीकृत ज़मीन है इन किसानों की, इस पंजीकृत ज़मीन पर किसानों को कितना उपज होता है, ये सब चीज़ों का सर्वेक्षण करने वाले कौन है? सर्वेक्षण करने वाले यहाँ प्रिंगल है। कौन है? प्रिंगल है। प्रिंगल यहाँ सर्वेक्षण करने वाले कौन है? प्रिंगल है। और ये प्रिंगल ने बम्बई के किसानों का सर्वेक्षण करते हैं। ये किसका? किसानों का सर्वेक्षण किया जाता है।
किसानों के पास कितनी भूमि है उसका सर्वेक्षण किया जाता है। भूमि की नाप जोख माप जरीब के द्वारा सारा सर्वेक्षण करेंगे और करने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। ये प्रिंगल की नियुक्ति की जाती है। यहाँ प्रिंगल की नियुक्ति करने के बाद बच्चों यहाँ पर ये क्या डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड करते हैं 55% भू राजस्व का लगान के रूप में कितना लिया जाएगा, 55% लिया जाएगा। ये प्रिंगल का जो सर्वेक्षण होता है वो आधुनिक भारत के इतिहास में और रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रिंगल का जो सर्वेक्षण होता है बच्चों उसको ईस्ट इंडिया कंपनी, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी उसको नोट करती है और जो सर्वेक्षण की जांच पड़ताल की जाती है तो प्रिंगल के सर्वेक्षण को त्रुटिपूर्ण बताया जाता है। इनके सर्वेक्षण को क्या बताया जाता है, अनसक्सेसफुल बताया जाएगा। ये अपने सर्वेक्षण में सफल नहीं रहते हैं, ये सफल नहीं रहते हैं बच्चों। यहाँ देखिए प्रिंगल के बाद में विनगेट का सर्वेक्षण होता है बम्बई में। एक नाम और एक नया नाम बता रहा हूँ बच्चों। यहाँ एक नया नाम विनगेट है, इनको विनगेट है, इनको अधीक्षक पद पर नियुक्त किया जाएगा। अधीक्षक के पद पर ये सर्वेक्षण करेंगे, भूमि जरीब के द्वारा भूमि का नाप जोख करते हैं, भूमि का डाटा तैयार करते हैं। ये किसानों के पास में जाते हैं, किसानों का नाम नोट किया जाएगा, किसानों की भूमि जो पंजीकृत पट्टा है कितना पट्टा है, पट्टे में कितनी भूमि आ रही है, उसमें फसल कौन कौन सी फसलों का उत्पादन करते हैं, सिंचाई के लिए कितने पानी की ज़रूरत होती है, कहाँ से पानी आ रहा है, अगर प्राकृतिक पानी आता है, यहाँ सिंचाई जो है नल कुओं से तालाबों से सिंचाई की जाती है, और गांव में कितने किसान रहते हैं, किसान के परिवार में कितने सदस्य रहते हैं, इन सब चीज़ों का सर्वेक्षण किया जाएगा। और विनगेट ये सर्वेक्षण करते हैं और इनको ये पद कब मिलेगा, समय काल 1835 में ये इनको विनगेट को ये पद दिया जाता है, और ये 1847 में इनकी रिपोर्ट आएगी। 1847 में ये अपनी रिपोर्ट देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे 1847 के अंदर। यहाँ अब रिपोर्ट जो है, यहाँ 3 व्यक्ति है, पहला गोल्ड स्मिथ है। 3 व्यक्तियों के नाम बता रहा हूँ मैं बच्चों। पहला कौन है, गोल्ड स्मिथ है। गोल्ड स्मिथ है जिनके सामने रिपोर्ट पेश की जाती है। दूसरा डेविडसन है। कौन है, डेविडसन है दूसरे नंबर पे, डेविडसन है। और तीसरे नंबर पे विनगेर है। यहाँ 3 व्यक्ति इस रिपोर्ट को देखते हैं। यहाँ बच्चों टॉपिक चल रहा है अपना रैयतवाड़ी सिस्टम के कुछ दोष, जिस प्रकार से स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में कुछ प्रॉफिट होते हैं और कुछ लॉस होता है, उसी प्रकार यहाँ रैयतवाड़ी सिस्टम में भी इसी प्रकार की कुछ व्यवस्था होती है कि प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, लेकिन धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी तो प्रॉफिट में रही है। किसानों को भू राजस्व के रूप में लगान देने के लिए उनके पास आय नहीं होती है, अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए उनके पास आय नहीं होती है। और बच्चों जब उनके परिवार के पास कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, शिक्षा के लिए कुछ नहीं है, किसानों की कमर टूट रही है, किसानों की आवाज़ को दबा दिया जाता है, किसानों पर बुरी तरह से अत्याचार किया जाता है। यहाँ शोषण होता है किसानों को। बाज़ार में जब किसान जाते हैं, गांव से शहर में जब किसान जाता है तो उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। उनका जो फसल जो है वो फसल बहुत कम दाम पर कृषि मंडी में ली जाती है
और किसानों के लिए सरकार कोई कोऑपरेट नहीं करती है, किसानों पर अत्याचार पे अत्याचार किए जाते हैं। भविष्य में हम ये देखते हैं बच्चों कि यही जो किसानों के साथ इतना शोषण किया जा रहा होता है, किसानों के साथ इतना अत्याचार किया जा रहा होता है, इसका परिणाम क्या निकलता है? भारत में किसान आंदोलन इसका परिणाम निकलता है। ये टॉपिक मैंने आपको बच्चों पहले बताया था कि भारत में किसान आंदोलन कहाँ? पंजाब में कोका आंदोलन होता है, बंगाल में पाबना आंदोलन होता है, बंगाल में नील विद्रोह होता है, महाराष्ट्र में रोमासी विद्रोह होता है, केरल में मोपला विद्रोह होता है, एका आंदोलन और हरदोई और बहराइच में एका आंदोलन होता है। आपके गुजरात में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में वल्लभ भाई जी को पटेल की महिलाओं के द्वारा पटेल की उपाधि दी जाती है। पटेल बारदोली सत्याग्रह करते हैं और 35% भू राजस्व टैक्स से घटाकर 6% टैक्स किसानों के लिए लागू करते हैं। ये सब जो है बच्चों, ये किसानों पर जो इतना अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उनको बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, किसानों के साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है, असमानता का व्यवहार किया जा रहा है, ऊंच नीच की भावना स्थापित हो रही है, किसानों की ज़मीन का सर्वेक्षण ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है, किसानों के साथ जो ये व्यवस्था है, इसी व्यवस्था की वजह से हमारे देश के अंदर बाद में 1857 के अंदर 1857 की क्रांति भी फूट पड़ती है और ये कई प्रकार के आंदोलन का भी जन्म होता है। यहाँ हमने रैयतवाड़ी व्यवस्था को आज अच्छी तरह से समझ लिया है और हमने स्थायी बंदोबस्त का तुलनात्मक रूप से तुलना करते हुए हमने रैयतवाड़ी व्यवस्था को हमने समझा है। यहाँ बच्चों ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के बाद में अब इसका नेक्स्ट वीडियो में महलवाड़ी व्यवस्था क्या होती है, जो तीसरा इम्पोर्टेंट बिंदु रहने वाला है। आधुनिक भारत के इतिहास में हमने यहाँ स्थायी बंदोबस्त को देखा, स्थायी बंदोबस्त के बाद हमने रैयतवाड़ी बंदोबस्त के विश्लेषणात्मक तथ्यों को हमने देखा, हमने विश्लेषण भी किया था। जो फ़ायदा स्थायी बंदोबस्त में जो गुण होते हैं वही रैयतवाड़ी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन के साथ लागू होते हैं। जो दोष स्थायी बंदोबस्त में होते हैं वही दोष रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भी होते हैं, लेकिन यहाँ केवल फ़र्क इतना होता है कि जगह का फ़र्क रहेगा। वहाँ किसान जो होते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा में वहाँ स्थायी व्यवस्था होती है। उपज के आधार पर जो उपज जो होती है उसके आधार पर जो आय का सिस्टम होता है, भू राजस्व लगान निश्चित होता है, लेकिन यहाँ भू राजस्व की लगान सर्वेक्षण के आधार पर की जाती है और समय समय पर इसमें बदलाव होता रहता है। यहाँ बच्चों ऑनलाइन क्लास में आज बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। आप ये वीडियो देखें अच्छे से, ज्ञान का पूरे अपने नॉलेज रहते रहे। आपकी परीक्षाएं नज़दीक है, मार्च अप्रैल में आपके एग्ज़ाम 2020-21 शुरू होने वाला है। 2021 में एग्ज़ाम है। आप जो है अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अपने ज्ञान का स्तर बढ़ाते रहें। ना केवल आपके लिए, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ओके, थैंक यू वेरी मच।